हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 7 का सेकेंड चैप्टर का सेकेंड पार्ट आपके साथ डिस्कस करूँगी। फर्स्ट पार्ट हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। आज हम सेकेंड देखते हैं है क्या। मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो। मृदु धीरे से खिड़की के पास आई। लाली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे ऑकवर्डली होल्डिंग हर वायलिन एंड वो स्ट्रिंग हर एल्बोज जेटिंग आउट एंड हर आइज ग्लेज्ड विद कॉन्सेंट्रेशन। लाली थोड़ी ही दूरी पर बैठी हुई थी, बेढंगे तरीके से वायलिन में उसके तार को पकड़े थे। उसकी कोहनी निकली हुई थी और उसकी आंखें एकाग्रता से चमकती हुई नजर आ रही थीं। इन फ्रंट ऑफ हर with most of his back to the window was the bony figure of the music master। उसके सामने ज़्यादा बॉडी के पीछे का हिस्सा खिड़की की तरफ था। वो पतला दुबला शरीर म्यूजिक मास्टर का था। He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tub। उसको जो सिर था, शरीर नहीं, उसका सिर था, उस पर ज़्यादातर बाल नहीं थे। और जो भी बाल थे, मतलब उसने क्या किया था, जो उसके थोड़े से बाल थे वो कान के पास लटक रहे थे, काले तेल लगे हुए बाल। और उन्होंने एक चोटी बांध रखी थी जो पुराने फैशन की थी। आ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेवरी नेक एंड a diamond ring glittered on his hand as it glided up and down stem of the violin। एक सोने की चेन उनके रफ गर्दन में चमक रही थी और वो जैसे वायलिन के स्टेम को ऊपर नीचे मतलब कर रहे थे तो उनकी जो हीरे की अंगूठी थी वो चमक रही थी। A large foot stuck out from beneath his gold bordered vestige and he was beating time on the floor with the scrawny big toe। एक बड़ा सा पाँव उनके सुनहरे किनारे वाली धोती से निकला हुआ था और जब वो वायलिन बजा रहे थे तो उनका बड़ा अंगूठा मूव कर रहा था उनकी ताल पर। He played a few notes। उन्होंने कुछ म्यूजिकल नोट्स बजाए। लाली stumbled behind him on her violin which looked quite helpless एंड अनहैप्पी इन हर हैंड। लाली लड़खड़ाते हुए उनको फॉलो कर रही थी अपने वायलिन से, जो काफ़ी हताश, मतलब जो मास्टर जी थे वो काफ़ी हताश और नाराज़ लग रहे थे क्योंकि वो अच्छा बजा रहे थे और लाली बार बार गलती कर रही थी। वॉट अ डिफरेंस, कितना फ़र्क है। द म्यूजिक मास्टर्स नोट सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक्स ऑफ द मेलोडी। मतलब म्यूजिक मास्टर के जो नोट्स हैं हवा में बिल्कुल तैरते नज़र आ रहे हैं, वो बिल्कुल अदृश्य म्यूज़िक है, उस पर बिल्कुल वो फिट हो जाता है। It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along as रवि said। ये बिल्कुल तेज़ी से चलने वाली ट्रेन के जैसा है जो बहुत स्मूथली चलती है, whizzing साउंड प्रोड्यूस करती है। ऐसा रवि ने कहा। मृत्यु stared at that huge be-ringed hand moving effortlessly up the violin stem making lovely म्यूजिक। मृदु ध्यान से देख रही थी उस बड़े बेरिंग में जिसमें सोने की अंगूठी उसने पहन रखी थी। बिना किसी प्रयास के इतना अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहा था। इसको एक देयर वॉज अ लाली डिरिलिंग अगेन। मतलब एक चीख की आवाज़ आई कि लाली फिर से पटरी से उतर गई। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट। अम्मा ओ अम्मा, एक दर्द भरी आवाज़ गेट से आई। अम्मा, मतलब अम्मा ने ऐसा कहा। ओह रवि, send that beggar away, cried his mother from the back veranda। रवि, उस भिखारी को भेज दो। पीछे वाले वरंडा में जहाँ पे उनकी मम्मी बैठी हुई थी, माँ बैठी हुई थी, वहाँ से उन्होंने चिल्लाया। There she was chatting with Tapi। He has been coming here every day for the past week and it's time he found another house to beg from। Pati explained to Tapi। जहाँ पर वो तापी के साथ बैठ के बात कर रही थी, वो पिछले हफ्ते से रोज़ आ रहा है। इस बार उसे एक नया घर मिल गया भीख मांगने के लिए। ये बात पाती ने तापी को बताई। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। मृदु और मीना ने रवि का पीछा किया बाहर तक। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। भिखारी पहले से ही बगीचे में मौजूद था और अपने आप को कंफर्टेबल बना रहा था। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ अंडर द नीम ट्री एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इज ट्रंक apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appeal।
उसने अपना ऊपर वाला कपड़ा नीम के पेड़ के नीचे फैला लिया और जो ट्रंक थी, मतलब जो उसकी ब्रांचेस होती हैं, उस पर टेक लगा लिया। बिल्कुल साफ था कि इस बात से वो जाहिर कर रहा था कि जब तक वो थोड़ी सी नींद ले ले, जब तक कि उसे कोई भीख ला के, मतलब कुछ ला के दे दे उससे पहले। गो अवे सेड रवि स्टर्नली, तो रवि ने कठोर शब्दों में कहा, जाओ यहाँ से। माई पाती सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम, मेरी पाती कहती है तुम्हें इस बार भीख मांगने के लिए नया घर मिल गया। द बैगर ओपेंड हिज आइज वेरी वाइड एंड गेज्ड एट ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन, भिखारी ने अपनी आंखें फैलाकर मतलब खोली और उसने एक एक बच्चे को गौर से देखा। The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling of very kind soul, मतलब वो कह रहा था कि जो इस घर की औरतें हैं उसमें बड़ी दया है, वो बहुत ही दयालु हैं। उसने जो ही रेज्ड हिज वॉइस, नहीं हाँ यहाँ पे कहाँ तक था, हाँ सोल्स तक, मतलब उन जो औरतें इस घर में रहती हैं वो बहुत ही दयालु आत्मा की हैं। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर generosity for a whole week. I can't believe that they would turn me away. मतलब उसने कहा कि मेरी जो आत्मा है, मैं जो जी रहा हूँ उन्हीं लोगों की मेहरबानी पे जी रहा हूँ, मैं तो विश्वास ही नहीं कर सकता कि वो मुझे ठुकरा देंगी। ही रेज्ड हिज वॉइस, उसने अपनी आवाज़ उठाई। अम्मा अम्मा ओ सेड हिज वेल माइट बी बट इट certainly was not feeble. It began a deep strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth stained brown with beetle chewing. मतलब जब वो अम्मा अम्मा चिल्ला रहा था दुखी होकर, मतलब दुखी हो सकता है लेकिन उसकी आवाज़ कमज़ोर नहीं थी, उसके मुरझाए हुए पेट की गहराई से निकली थी। जो ज़ोर से आवाज़ उसके मुंह से निकली, पान खाने की वजह से क्या होता है उसके दांत पीले हो गए थे और उसके मुंह से जो आवाज़ आ रही थी कि अम्मा ऐसा नहीं कर सकती, आप मुझे दीजिए। हाँ, तो रवि टेल हिम देयर्स नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकमनी, रुकमनी ने रवि को पुकारा, उसे कह दो कि किचन में कुछ नहीं बचा है। एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन, टेल हिम दैट शी साउंडेड फेड अप, मतलब उसने कहा कि उसे कह दो कि वो दोबारा यहाँ ना आए, वो थोड़ा सा नाखुश थी और वो नाराज़ लग रही थी। रवि टेल हिम देयर्स नथिंग लेफ्ट इन द किचन, ऐसा उन्होंने कहा था। रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बैगर, मतलब रवि को ये सारी बात दोबारा दोहरानी नहीं पड़ी। वॉट हिज मदर सेड हैड बीन ईजली फॉर देम ऑल टू हियर देयर अंडर द नीम ट्री, द बैगर सेट अप एंड साइटेड, मतलब जो रवि की माँ ने इतनी तेज़ बोला था कि वहाँ तक उन्हें क्लियर सुनाई दे रही थी, नीम के पेड़ के नीचे तक जितने लोग भी वहाँ बैठे थे तो सुनाई दे रही थी। तो रवि, वो जो भिखारी था, वो बैठ गया, उसने गहरी सांस ली। आई विल गो ही सेड वियरली, मतलब उसने थोड़े से, मतलब वो थक गया था, उसने थके हुए अंदाज में कहा कि मैं चला जाऊँगा। Only let me have a rest here under this tree. The sun is so hot, the tar has melted on the road. उसने कहा कि मैं चला जाऊँगा, मुझे थोड़ा सा यहाँ पर आराम कर ले दो क्योंकि सूरज बहुत गर्म हो चुका है और सड़क पर जो टार है, मतलब डामर जिसे बोलते हैं, वो पिघल गया है। My feet are already ब्लिस्टर्ड, मेरे जो पाँव हैं वो पहले से ही उसमें छाले हैं। ही स्क्रैच्ड आउट हिज फीट टू सो लार्ज पिंक फीलिंग ब्लिस्टर्ड ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट, मतलब वो अपने पैर को और अपने तलवे को फैला के दिखा रहा था कि उस छाले उसमें मवासा भरा हुआ है। आई सपोज ही डज नॉट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मृत्यु विस्पर टू मीना रवि, मतलब जो मृत्यु थी उसने धीरे से फुसफुसाया और मीना रवि से कहा कि ये लग रहा है इसके पास पैसे नहीं है कि ये चप्पल खरीद सके। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, क्या तुम्हारे घर में कोई पुराने चप्पल पड़े होंगे।
I don't know, said Ravi. Mine are too small to fit his feet, or I did have given them to him, and his feet were larger than Mridu's and Meena's. मतलब मुझे पता नहीं कि चप्पलें हैं कि नहीं, मेरी चप्पल उसके पाँव में फिट होने के लिए बहुत छोटे हैं, वरना मैं ही दे देता। और उसके पाँव मृदु और मीना से भी बड़े थे। The beggar was shaking out his upper clothes एंड टाइटिंग हिज धोती। जो भिखारी था उसने अपने वाले जो ऊपर जो कपड़ा फैला रखा था उसको झटका और धोती को कसकर बांध लिया। ही रेज्ड हिज आइज एंड लुक्ड फेयरफुली एट द रोड। और उसने अपनी नज़रें उठाई और सड़क की तरफ डरते हुए देखा। ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट। जो सड़क चमकती हुई नज़र आ रही थी दोपहर की गर्मी की वजह से। ही नीड्स समथिंग ऑन हिज फीट। उसे पैर में कुछ चाहिए था। मीना ने ऐसा कहा। हर बिग आइज फीलिंग इट्स नॉट फेयर। मतलब उसकी आंखें भर आई। उसने कहा ये ठीक नहीं है। सेड रवि ने कहा शांत रहो। आई एम थिंकिंग अबाउट इट। मैं कुछ सोचता हूँ इसके बारे में। ब्लम्बरिंग इट्स नॉट फेयर। रोते हुए कहती है कि मतलब ये ठीक नहीं है। इट्स नॉट फेयर, ये ठीक नहीं है। इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। मतलब क्या हम इसकी कोई मदद नहीं कर सकते। इन 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन दैट रोड। मतलब वो बच्चे सोच रहे थे कि अगर वो इस रोड पे जाएगा तो उसकी 2 मिनट में ही पैर क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे। वॉट ही नीड्स इन आ पेयर ऑफ चप्पल। उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको एक चप्पल जोड़ी है उसकी ज़रूरत है। सो वेयर डू वी गेट देम। तो हम उसे कहाँ से मतलब ढूंढ सकते हैं, वो हमें कहाँ मिलेगी। कम लेट्स सर्च द हाउस। चलो आओ घर के अंदर ढूंढते हैं। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस। उसने मृदु और मीना को घर के अंदर धक्का दिया। जस्ट एज द स्टेप्ड इनटू द वरांडा मृदु आइज फेल ऑन द ओल्ड लुकिंग चप्पल शी सेड noticed when she arrived Ravi she whispered to him whose आर दोस्त। मतलब फिर क्या किया, जैसे ही उन्होंने अपने कदम वरामदा में रखे मृदु की नज़र पड़ी उस विचित्र दिखने वाली चप्पल पर। जब वो आई थी तो उसने उस चप्पल को देखा तो रवि ने उसने धीरे से कहा ये हो किसकी सकती है। Ravi turned and glanced at the shabby looking but sturdy old sleeper. He beamed and nodded. और रवि मुड़ा और उसकी नज़र मतलब उस खराब कंडीशन में दिखने वाली मजबूत पुरानी चप्पल पर पड़ी। वो मुस्कुराया और उसने सिर हिलाया। दीज आर जस्ट द राइट साइज। ये बिल्कुल सही ये चप्पल है, बिल्कुल उसको आ जाएगी। ही सेड। उसने ऐसा कहा। पिकिंग देम अप। उसने उसे उठा लिया। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन। और जो मृदु और मीना थी उसने क्या किया, वो जो रवि को उसको फॉलो करते करते डरते हुए घबराते हुए गार्डन तक फॉलो किया। Here said Ravi to the beggar dropping the slipper in front of the old man. रवि ने भिखारी से कहा इधर देखो, उस बूढ़े आदमी के सामने गिराते हुए। Wear this and don't come back. इसको पहनो और वापस मत आना। The beggar stared at the slippers hurriedly, flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children. मतलब भिखारी ने चप्पल को बहुत गौर से देखा। उसने जल्दी से तौलिए को अपने कंधे पे रखा। उसने अपना पाँव चप्पल पर डाल लिया। बच्चों को बुदबुदाते हुए आशीर्वाद देते हुए वो वहाँ से इन अ मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। मतलब वो एक ही मिनट में गली के कोने से जाकर अदृश्य हो गया। बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।